कि ओवैसी से डर कर तेजस्वी ने मुकेश सहनी से कहा कि आ जाओ हमारे साथ। सहनी चूंकि आ चुके हैं तेजस्वी के साथ, तो किसका खेल बिगाड़ेंगे और तेजस्वी का कितना बनाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ओवैसी का फैक्टर और उसमें सहनी का फैक्टर जुड़ेगा जब, तो फिर कई सीट्स ऐसे होंगे जहां पर कि मुश्किल होगी तेजस्वी यादव को जवाब देना या विकल्प ढूंढना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। राजद ने नहीं जीता है और अब वो सहनी को दे दी है। हाँ। झंझारपुर में खुद राजद के पास अपना प्रत्याशी तक नहीं था, मजबूत कैंडिडेट नहीं था। हाँ। मतलब जो बीजेपी से फाइट करे, जो तगड़ी फाइट देने वाला कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए सहनी को दे दिया कि चलो कुछ। हाँ, कर सकती है। मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे चुनाव, वहाँ आरजेडी का जो वोट बैंक है, जो आरजेडी का जो बेस वोटर है, वो मुकेश सहनी का साथ नहीं देगा। देखिए, आजकल ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को भी घबराहट होने लगी है। मोदी से ज़्यादा ओवैसी से घबराए हैं। चर्चाएं ये हैं कि ओवैसी से डर कर तेजस्वी ने मुकेश सहनी से कहा कि आ जाओ हमारे साथ। सहनी का वोट बैंक अगर ओवैसी के साथ मिलता तो किसको ज़्यादा परेशानी होती, मोदी को या तेजस्वी को। अब सहनी चूंकि आ चुके हैं तेजस्वी के साथ, तो किसका खेल बिगाड़ेंगे और तेजस्वी का कितना बनाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। प्रदीप सर हमारे साथ है, स्वागत है सर। राजनीति के विश्लेषक हैं आप, और जैसे आपने भी खबरों में देखा कि अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि जो किसी तरफ नहीं थे वो अचानक से महागठबंधन के हो गए। बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी बुलाते हैं और अपनी 26 सीटों में 3 सीटें उठाकर सहनी को देते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तेजस्वी प्रसाद का और राजद का डैमेज कंट्रोल है ये। अच्छा, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि हिना साहब ने इनका टिकट रिफ्यूज कर दिया, मना किया। हाँ, कई बार फ़ोन करने के बावजूद लालू प्रसाद ने स्वयं फ़ोन किया हिना साहब को, और हिना साहब ने इनका टिकट रिफ्यूज कर दिया। पप्पू यादव को ये टिकट दे नहीं सकते थे, कांग्रेस से लड़ने दे नहीं सकते थे। इसलिए कि पप्पू यादव की जीत तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति के लिए खतरनाक है। बिल्कुल ठीक है। हिना साहब दूसरा खतरा बनकर सामने है, चूँकि हिना साहब के मन में एक बात है कि जब शहाबुद्दीन के साथ शहाबुद्दीन का अंत समय आया जब, तो उस समय में लालू परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, बहुत दूरी बना ली शहाबुद्दीन के परिवार के साथ। तो उसका गुस्सा जो है हिना साहब के अंदर है कि जो व्यक्ति, जब हमारा परिवार सबसे अधिक संकट में था, तब लालू प्रसाद ने साथ देने से मना कर दिया। ठीक है। तो पप्पू यादव अलग नाराज है। नवादा में आपने देख लिया कि लालू प्रसाद की सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में उनका जो सबसे मजबूत किला जो राजवल्लभ यादव का परिवार है, उस परिवार से विनोद यादव जो एक प्रत्याशी बन के सामने चले आते हैं। ठीक है। तो कई ऐसे फैक्टर, पूर्णिया में पप्पू यादव का फैक्टर है जहां पर कि पूरा माई समीकरण जो है पप्पू यादव के साथ चला गया है वहां पर पूर्णिया में। और आप मत भूलिए कि पूर्णिया का असर केवल पूर्णिया तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा तक पड़ना है। आप अनुमान लगा रही हैं कि मधेपुरा, जिसे कहा था रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, वहां पर राजद ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। अच्छा, ये कितना बड़ा डर है। हाँ। कितने डरे हुए हैं ये लोग। मतलब ये आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव, जब हिना साहब, पप्पू यादव, ये सब जब मामला गड़बड़ाया औरंगाबाद और नवादा में, जब उनके ही अपनी पार्टी के लोग उनसे दूर भागे, तो उनको कुछ करना था। अब उस कुछ करने में ओवैसी बड़ा फैक्टर भी थे। अब ये ओवैसी वाला फैक्टर जो हम चर्चा कर रहे हैं, मुकेश सहनी को साथ लेने वाला, अब क्या मानते हैं, जो अगर मुकेश सहनी ओवैसी के साथ आते तो क्या कर देते तेजस्वी के साथ? नहीं, देखिए, कोई एक घटना से आप परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकती, लेकिन तो नहीं, कोई एक घटना में तो पता है, केवल मुकेश सहनी और ओवैसी के मिलने से कोई बहुत अंतर नहीं आता है, लेकिन अंतर तब आता है जब हिना साहब भी नाराज हों। ठीक है। अंतर तब आता है जब पप्पू यादव से एक मैसेज किया गया। ये देखिए आप, यादव समाज आम मतदाताओं में ये मैसेज गया कि लालू परिवार अपने तेजस्वी और तेज प्रताप के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी दूसरे यादव को नेता को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। ये मैसेज जाता है। ठीक है। और इसी मैसेज को काउंटर करने के लिए जो है
जो मैसेज जा रहा है कि ये लालू परिवार जो है न शहाबुद्दीन के साथ संबंध को बनाकर रख सकती है, न तेजस्वी, राजबल्लभ यादव, गुलाब यादव, देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे लोगों के साथ संबंध को बनाकर रख सकती है। ये तभी तक संबंध है जब तक कि उस लालू परिवार का हित सुरक्षित होता हो। ठीक है, तो हुआ क्या कि 3-4 दिन पहले जब मुकेश सहनी और ओवैसी के साथ जब गलबैयाँ होने लगी जब, तो लालू परिवार में ये भय तो पहले से भी था, लेकिन उतना खतरा उठा रहा था यह परिवार। लेकिन जब लगा कि नहीं अब ओवैसी का फैक्टर और उसमें सहनी का फैक्टर जुड़ेगा जब, तो फिर कई सीट्स ऐसे होंगे जहां पर कि मुश्किल होगी, तेजस्वी यादव को जवाब देना या विकल्प ढूंढना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। इसीलिए हड़बड़ाहट में जिस मुकेश सहनी को पहले लालू परिवार 1 सीट भी देने को तैयार नहीं थी, उसे 3 सीट देने पर राजी हो गई। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये बहुत साफ आपको बताना चाहेंगे कि मुकेश सहनी 1 सीट के लिए राजद के सामने कह सकते हैं हाथ जोड़ रहे थे, जिस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन 3 सीट अब उनको मिल गई, उनकी डिमांड सब पूरी कर दी तेजस्वी यादव ने। अब ये वही सहनी है जो बीच कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी को छोड़ के चले जाते हैं, बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है और आज साथ आ जाते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बिहार के लोग भी, कि जो 3 लोकसभा सीटें दी हैं क्या वहाँ का समीकरण है और कौन कौन सी सीटें मिली हैं, और अब सहनी को जो तेजस्वी यादव ने ये सीटें दी है क्या वहाँ पर राजद मजबूत थी या फिर हल्की फुल्की सीटें थी, हार पहले से रही थी राजद इसलिए मुकेश सहनी को दे दी। नहीं, ये बात तो सही है कि गोपालगंज जैसी सीट राजद से अंतिम जीता हुआ व्यक्ति थे वहाँ पर रघुनाथ झा और साधु यादव, जब वो सीट सामान्य सीट हुआ करती थी। अब तो वो सीट आरक्षित है, जब से आरक्षित हुई है तब से राजद ने एक बार भी सीट नहीं जीता है। गोपालगंज राजद ने नहीं जीता है और अब वो सहनी को दे दी है। हाँ, ठीक है। मोतिहारी की सीट लगभग मुझे लगता है कि शायद 4-5 चुनावों से आरजेडी मोतिहारी नहीं जीती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद चले झंझारपुर में लगातार 3 या 4 चुनाव से आप कह सकती हैं कि वहाँ पर एक बार बीजेपी जीती है और 3 बार लगातार मैंने कह सकती है। एक बार बीजेपी 2014 में जीती, फिर 19 से पहले 2009 में वो सीट जदयू ने जीता है। ठीक है, तो उनका आधार जो है एक तरह से वो सीटें इस बार भी लालू परिवार के लिए परेशानी थी झंझारपुर में कि वो किसे टिकट दे, कोई प्रत्याशी उनके लिए सूटेबल नहीं मिल रहा है। झंझारपुर में खुद राजद के पास अपना प्रत्याशी तक नहीं था, मजबूत कैंडिडेट नहीं था। हाँ। मतलब जो बीजेपी से फाइट करे, जो तगड़ी फाइट देने वाला कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए सहनी को दे दिया कि चलो कुछ। हाँ, कह सकती है आप ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अभी लगातार 3 चुनाव से देखिए आप, जब झंझारपुर में राजद के यादव कैंडिडेट से मुकाबला हुआ, हर बार वहां जदयू और भाजपा के जो अति पिछड़ा कैंडिडेट था वो चुनाव जीता है। अच्छा सर, एक फाइनल सवाल पूछेंगे आपसे। अब चूंकि निषाद जाति से आते हैं, मल्लाहों के नेता हैं मुकेश सहनी, और ये आंकड़ा है कि जो जातीय जनगणना हुई थी कि 2.6% जो ये निषाद है वो बिहार में इनकी भागीदारी है, जो नए सर्वे में रिपोर्ट आई। सहनी को 14% खुद को मानते हैं पूरे बिहार में, लेकिन कई और अन्य दल 7% उनको बिहार में मानते हैं। अब जो भी आंकड़ा है सहनी का, इस समाज का, निषादों का पूरे बिहार में, कितना फ़ायदा इस वक्त राजद को वो करेंगे और कितना नुकसान बीजेपी को होगा? देखिए, मुझे लगता है इसका परिणाम पर असर नहीं पड़ेगा। उसका दो फैक्टर मैं बता रहा हूँ। एक तो जहाँ मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे चुनाव, वहाँ आरजेडी का जो वोट बैंक है, जो आरजेडी का जो बेस वोटर है, वो मुकेश सहनी का साथ नहीं देगा। अच्छा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बता रहा हूँ, पिछले बार मधुबनी लोकसभा सीट जहां पर कि मुकेश सहनी ने बद्री पूर्वे नाम के व्यक्ति को टिकट दिया। अच्छा। ठीक है, परिणाम क्या हुआ कि वहां के जो MY समीकरण का जो वाई था वो बीजेपी के साथ चला गया, और M जो है वहां पर निर्दलीय शकील अहमद जो कांग्रेस के पूर्व सांसद थे उनके साथ चला गया। अच्छा। बद्री पूर्वे को लगभग 1.5 लाख वोट मिला मात्र VIP एक प्रत्याशी को। अच्छा,
ठीक है। यानी कि मुजफ्फरपुर में पिछली बार जब वीआईपी चुनाव लड़ी तो वहाँ राजभूषण आजाद उसके प्रत्याशी थे, राजभूषण चौधरी, और वो 4 लाख से लगभग वोट से हारे। मधुबनी भी लगभग 4 लाख वोट से हारे। खगड़िया स्वयं मुकेश सहनी लगभग 2.5 लाख वोट से हार गए चुनाव। नहीं ये तो एक मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है कि जहाँ कहीं भी सहनी के कैंडिडेट्स लड़ेंगे चुनाव, वहाँ पर आरजेडी का अपना वोट बैंक जो है ना वो आरजेडी को छोड़ देता है। अच्छा देखिए, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ निकलकर सामने आई है कि जहाँ एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक और चीज़ आप सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है, न केवल सहनी फैक्टर बल्कि बिहार के राजनीतिक इतिहास की बात मैं बता रहा हूँ। बिहार के राजनीतिक इतिहास में कभी भी कोई भी एक जाति की पार्टी आज तक सफल नहीं हुई है। लालू प्रसाद भी तभी तक बिहार में शासन कर सके या उनके दल की स्थिति अच्छी रही जब तक वो पिछड़े वर्गों के नेता थे, दलितों के नेता थे। 1990, 95, 2000 के विधानसभा चुनाव तक या उस समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ करता था, उस दौर में लालू प्रसाद संपूर्ण पिछड़ों दलितों के नेता हुआ करते थे। तब तक वो सत्ता में थे। जब से वो केवल माई के नेता बन गए, केवल यादव नेता बन गए, आपने देखा कि 2005 के विधानसभा चुनाव या उससे पहले उसके बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, हर चुनाव दर चुनाव राजद चुनाव हारती रही। जी, एक सर बड़ी मज़ेदार बात निकलकर ये सामने आई कि जैसा आपने बताया कि बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में बीजेपी का जिन पार्टियों के साथ गठबंधन है, उन पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत की गारंटी मिल रही है। यानी जो जिताऊ नेता भी नहीं है वो भी सोच रहा है कि हम जीत जाएंगे, और राजद के साथ ये उल्टा हो रहा है। यानी जो राजद का वोट बैंक है वो राजद के गठबंधन वाले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। ये एक तस्वीर निकली है निश्चित रूप से। जैसे देखिए, अब राजद के जो समर्थक है जितनी मजबूती से वो लालटेन के लिए समर्पित रहते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए समर्पित नहीं रहते हैं। इसीलिए कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखिए। पिछले बार विधानसभा चुनाव भी जब हुआ तो कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ी, क्यों 19 सीट ही जीत पाई? इसलिए कि जो आरजेडी के जो बहुत सारे जगहों पे जहां कांग्रेस का बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला हुआ, वहां पर यादव जाति के लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। जहां पर राजद के भी मुस्लिम कैंडिडेट थे, अधिकतर विधानसभा सीटों पे, लोकसभा सीटों पे जहां कहीं भी राजद के कैंडिडेट मुसलमान थे, वहां पर यादवों ने बीजेपी को वोट दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बातचीत को समाप्त करते हैं, और आपने एक बहुत अच्छा समीकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ तेजस्वी यादव क्यों मुकेश सहनी के साथ आए हमने क्लियर किया है, और चर्चाएं थी जो अंदर की बात थी वो आप तक लेकर आए हैं। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अगर इससे अलग भी कुछ आपको लगता है तो ज़रूर लिखिए। ऐसे भी कोई आपके मन में बात है चुनाव को लेकर, ज़रूर जिक्र करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।